हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने BCN इस प्रकार उपस्थित हैं कि C मध्य में है और B और N उसके किसी और स्थित हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमें एग्जामिनर ने ये पूछा है कि हमें इस श्रृंखला के अंदर ये जो श्रृंखला दी गई है यहाँ पर हमें छांटना है कि BCN कितने दिए गए हैं, जिसमें C बीचों बीच होना चाहिए और उसके एक तरफ B और दूसरी तरफ N होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो मध्य में अक्षर दिया गया है उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस श्रृंखला के अंदर C कहाँ कहाँ पर आता है। ओके, चलो हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले C यहाँ पर है, लेकिन क्या इसके एक तरफ N और एक तरफ B है? इसके एक तरफ B है लेकिन दूसरी तरफ N नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर C है, इसके भी एक तरफ N है लेकिन दूसरी तरफ B नहीं है, दूसरी तरफ X है, तो ये पेयर भी हमारा काउंट नहीं होगा। इसके बाद देखो यहाँ पर C है और इसके एक तरफ N है और दूसरी तरफ B है, जो कि हमसे एग्जामिनर ने पूछा है, तो एक पेयर हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद ये C है और इस C के एक तरफ N है, दूसरी तरफ B है, जो कि एग्जामिनर ने हमसे पूछा है, तो ये भी हमारा पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर C दिया गया है लेकिन इसके एक तरफ B तो है पर दूसरी तरफ X दिया गया है, N नहीं है, तो ये पेयर हमारा काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर C दिया गया है और इसके एक तरफ B है और दूसरी तरफ N है, तो हमारा ये पेयर भी बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा यहाँ पर C लास्ट के अंदर दिया गया है और यहाँ पर एक तरफ B तो है लेकिन दूसरी तरफ N नहीं है बल्कि Z दिया गया है, तो ये हमारा पेयर नहीं बनेगा। तो टोटल हमारे पेयर कितने बने? ये बना है NCB, NCB और BCN। सो ये तीन पेयर हमारे टोटल यहाँ पर बनते हैं, जिसमें C के एक तरफ B है और दूसरी तरफ N है। सो यहाँ पर हमारे तीन पेयर ऐसे बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। यहाँ पर रामू की माता ने रामू से कहा, यहाँ पर रामू की जो माता है वो रामू से बोल रही है कि मेरी माता का एक बेटा है। रामू की माता का एक बेटा अर्थात वो रामू का मामा लगेगा, जिसका पुत्र श्याम है। अर्थात रामू के जो मामा का पुत्र है वो है श्याम। श्याम का रामू के साथ क्या संबंध है? हमसे ये पूछा है कि श्याम जो है वो रामू का क्या लगता है। सो श्याम रामू का क्या लगेगा? मामा का लड़का अर्थात ममेरा भाई। ओके, अगर दोस्तों आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइज करके दोबारा भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर A की वैल्यू 1 और कैट की वैल्यू 24 दी गई है, तो हमें पुलिस की वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी वैल्यू किस आधार पर दी गई है। जैसे A की वैल्यू 1 है और कैट की वैल्यू 24 है, क्या इनको अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नंबर के आधार पर दिया गया है? तो C 3 नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट में, A आता है 1 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर, और 20 और 1 21 और 3 24, तो बिल्कुल सही है। इसी तरीके का रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि पुलिस कितने नंबर पर आएगा। देखो पुलिस का ये जो P है ये आता है 16 पर, O आता है 15 पर, इसके बाद जो L है ये 12 पर आता है, I आता है 9 पर, प्लस C 3 पर आता है, प्लस E आता है 5 पर। यदि हम लोग इन सब को काउंट करते हैं तो ये संख्या निकल कर आती है 60। यहाँ पर इस ऑप्शन को चेंज कर लेना, ये ऑप्शन 50 है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन C है 60, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप वर्ष है? हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। सबसे पहली चीज़ साथियों आपको ये पता होनी चाहिए कि लीप और एलीप वर्ष क्या होता है। वैसे आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। ओके, 365 दिन होते हैं, लेकिन प्रत्येक 4 वर्ष में एक वर्ष ऐसा आता है जिसमें 366 दिन होते हैं, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार फरवरी जो है वो 28 की नहीं बल्कि 29 तारीख की आती है, तो एक दिन बढ़ जाता है। सो ये जो 366 दिन वाला वर्ष होता है इसी को हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं। और इस लीप वर्ष को इस तरीके से निकाला जाता है कि यदि कोई वर्ष दिया हुआ है, जैसे कि 284 ईस्वी दी गई है, तो इसके अंदर हम लोग 4 का भाग दे के और निकाल सकते हैं कि ये लीप वर्ष है या फिर नहीं है। अगर इसके अंदर 4 का पूरा भाग चला जाता है तो ये लीप वर्ष कहलाता है, अन्यथा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग 4 का भाग नहीं देंगे क्योंकि ये शताब्दी ईयर है, अर्थात ये 100 के गुणा में शताब्दी ईयर्स हैं, तो इनके अंदर हम लोग 4 का नहीं बल्कि 400 का भाग देकर देखेंगे। सो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है। यदि हम लोग 1600 के अंदर 400 का भाग देते हैं
तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ओके, सो ये एक लीप वर्ष है। इसी तरीके से 1900 के अंदर यदि हम 400 का भाग देते हैं तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, तो ये एक लीप वर्ष नहीं है। इसी तरीके से 1800 के अंदर यदि हम लोग 400 का भाग देकर देखते हैं तो ये भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी एक लीप वर्ष नहीं है। तो इनमें से 1600 जो वर्ष है, 1600 शताब्दी ईयर, ये एक लीप वर्ष होगा। तो साथियों, इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा एलीप वर्ष है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 35,674 को कूट भाषा में 57,896 लिखा जाए तो 42,13 को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि एग्जामिनर ने कोडिंग किस प्रकार से की है। सो दोस्तों देखो, यदि हम लोग इस सीरीज़ को अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि पहला अक्षर 3 है, उसके बाद 5 आया है अर्थात +2 किया गया है। दूसरा अक्षर 5 है और अगला अक्षर 7 आया है अर्थात +2 किया गया है। इसी तरीके से यदि हम अगले नंबर भी देखते हैं तो यहाँ पर +2 किया गया है प्रत्येक नंबर के अंदर। सो इस 42,13 से हमें नया जो शब्द है वो बनाना है। तो 4 के अंदर +2 करेंगे तो 6 आएगा, 2 के अंदर +2 करेंगे तो 4 आएगा, 1 के अंदर +2 करेंगे तो 3 आएगा और 3 के अंदर +2 करेंगे तो 5 आएगा। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 6435। सो देखो 6435 ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही दिया गया है। सो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। हमें यहाँ पर देखना है कि ऐसा विकल्प चुनना है जो कि अन्य 3 से अलग दिया गया है। सो अगर हम इनका अंतर करके देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 दिया गया है और यहाँ पर 4 है। तो इस तरीके से हमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है जिससे हम लोग पता लगा सकें कि कौन सा विकल्प अलग है। सो अगर हम लोग और भी कोई ट्रिक ट्राई करके देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही है। लेकिन कई बार एग्जामिनर हमें इतना इजी क्वेश्चन दे देता है कि हम वहाँ पर सोचते रह जाते हैं कि इसके अंदर कौन सी ट्रिक लगेगी, जबकि वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। और ऐसा ही एग्जामिनर ने यहाँ पर किया है। देखो यहाँ पर जितनी भी संख्याएँ दी गई हैं, यदि हम लोग इन्हें ध्यान से देखें तो सभी संख्याएँ विषम संख्याएँ हैं, ओनली 14 को छोड़कर। 14 एक सम संख्या दी गई है। ओके, बाकी सभी जो हैं वो ओड नंबर दिए गए हैं, केवल 14 जो है वो इवन नंबर दी गई है, सम संख्या दी गई है। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 14 जो है वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेडागास्कर को कूट भाषा में लिखा गया है इस तरीके से, ओके, नंबर्स में, तो मद्रास को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर आपको केवल एक ही वर्ड दे के उसकी कोडिंग दी जाए तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट कोडिंग की गई होती है। यानी कि यहाँ पर जो अक्षर है एम की जगह 4 लिखा गया है, ए की जगह 7 लिखा गया है। इस तरीके से हमें कोडिंग दी गई होती है, डायरेक्ट कोडिंग। तो यहाँ पर हमें मद्रास का बताना है कि इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। देखो एम को यहाँ पर 4 लिखा गया है, तो यहाँ पर एम है स्टार्टिंग में, इसको 4 से डिनोट करेंगे। उसके बाद ए की जगह लिखा गया है 7, यहाँ पर ए है तो ए की जगह 7 लिखा जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर डी की जगह लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 2, डी की जगह 2 लिखा गया है। नेक्स्ट है आर, आर यहाँ पर लास्ट में है तो आर की जगह लिखा गया है 0, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है। तो 47-20 स्टार्टिंग में किसके अंदर है, तो देखो ये तो पहले ही नेगलेक्ट हो जाएंगे। 47-20 इस ऑप्शन के अंदर आ रहा है सिर्फ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हमें टाइम बचाना होता है, तो इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर राइट टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। सो यहाँ पर हमें समीकरण को संतुलित करने के लिए चिन्हों का प्रतिस्थापन करना है और देखना है कि कौन से जो चिन्ह हैं उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर सही बैठता है। सो देखो यहाँ पर हम लोग पहला ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर 6 स्टार्टिंग का जो चिन्ह है उसकी जगह मल्टीप्लाई रखना है 5, उसके बाद प्लस है, फिर 8, उसके बाद डिवाइड का चिन्ह है, फिर 4 और बराबर 32। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये सही बैठता है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। सो 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 प्लस यहाँ पर हम लोग ने डिवाइड किया तो 4 तो नहीं 8, 2 आया है, तो 30 + 2 32, और ये हमारी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग चिन्हों का प्रतिस्थापन करके देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखो हमें संबंध बताना है कि जिस प्रकार से जो दस्ताना है वो हाथों के अंदर पहना जाता है, उसी प्रकार से सिर पर क्या पहना जाता है। तो देखो ऑप्शन हैं गला, हेयर पिन,
बाल या टोपी। देखो वैसे तो बाल भी सिर पर होते हैं और हेयर पिन भी सिर पर लगाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से दस्ताना जो है वो हाथों को पूरी तरीके से कवर करता है, उसी प्रकार से ये जो टोपी होती है ये सिर को पूरी तरीके से कवर करती है। सो यहाँ पर हमें जो रिलेशन है वो अच्छे से ध्यान से देखकर फाइंड आउट करना है कि टोपी जो है वो सिर को पूरी तरीके से कवर करेगी, जिस प्रकार से दस्ताने हाथों को कवर करते हैं। सो ऑप्शन डी हमारा दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सो देखो जिस प्रकार से पहले शब्द का संबंध दूसरे के साथ है, उसी प्रकार से हमें देखना है कि तीसरे शब्द के हिसाब से जो चौथा नेक्स्ट जो शब्द है वो क्या आएगा। देखो यहाँ पर f दिया गया है, f के बाद d है, अर्थात यदि हम लोग 6 के अंदर -2 करते हैं तो d आता है 4 पर। उसी प्रकार से l 12 पर होता है और इसके अंदर -2 करते हैं तो j 10 पर आता है। क्या देखो नेक्स्ट भी इसी तरीके से दिया गया है क्या। जो r है वो 18 पर आता है और -2 करते हैं तो 16 आता है और p आता है 16 पर, बिल्कुल सही है। और x जो है वो 24 नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर, और ये जो v है ये 22 पर आता है तो -2 करने पर आता है ये, तो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हमें e k q w इसका रिलेशन देखना है। तो e 5 पर आता है, इसमें से -2 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 पर आता है c। तो सबसे पहले ऑप्शंस में देखते हैं। यहाँ पर देखो किसी भी ऑप्शन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर सी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर हमें टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्ट टिक कर देंगे। ओके, आगे सॉल्व नहीं करना है, केवल इसको हम लोग ऑप्शन में से देखकर और इसे टिक कर देंगे ताकि हमें टाइम बचाना होता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें उस ऑप्शन को चुनना है जो कि अन्य 3 ऑप्शन से भिन्न है। देखो 342 दिया गया है, 511, 125 और 215। दोस्तों रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को यदि आपको आसान बनाना है तो आपको कम से कम 40 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, और कम से कम 20 तक की संख्याओं के आपको क्यूब पता होने चाहिए, घन वर्ग पता होने चाहिए। तो आप किसी भी क्वेश्चन को, रीजनिंग के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है ए से जेड तक, उसके कंप्लीट नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो किस नंबर पर आता है, तो आपकी रीजनिंग जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है। यहाँ पर देखो जो 342 है ये 7 के क्यूब में से 1 कम किया गया है। 7 के क्यूब यदि हम करते हैं तो 343 आता है, इसमें से -1 किया गया है। 511 जो है ये 8 के क्यूब में से 1 माइनस किया गया है, 8 का क्यूब आता है 512 और इसमें से -1 किया गया है। इसी तरीके से ये जो ऑप्शन डी है यहाँ पर 6 का क्यूब होता है 216 और इसमें से -1 करके लिखा गया है। तो इन सभी ऑप्शंस के अंदर क्यूब में से -1 किया गया है, लेकिन ये जो 525 है ये डायरेक्ट 5 का क्यूब दे दिया गया है। यहाँ पर 124 होना चाहिए था, 5 के क्यूब में से 1 माइनस करके 124 दिया जाना चाहिए था। तो ये जो ऑप्शन सी है ये सबसे अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा। एक लड़की का परिचय करा रहा है कोई लड़का विपिन, और वो बोल रहा है कि उस लड़की की जो माता है, ओके, उस लड़की की जो माँ है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। विपिन बोल रहा है एक लड़की का परिचय कराते हुए कि उसकी जो माता है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास की इकलौती बेटी अर्थात मेरी स्वयं की पत्नी। तो उस लड़की की जो माता है वो कौन है? मेरी पत्नी है, अर्थात वो लड़की क्या हुई? विपिन की पुत्री। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, अर्थात उस लड़की का विपिन क्या लगता है। तो ये लड़की विपिन की पुत्री है, तो विपिन इसका क्या लगेगा? पिता लगेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, विपिन इसका पिता लगता है। तो साथियों ये थे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।